हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम बिजनेस स्टडीज ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 12 के लिए। अब हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की सबसे पहले जान लेते हैं क्या मीनिंग होती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की मीनिंग होती है एक फ्रेमवर्क तैयार करना जिसके थ्रू मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क होंगे। एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना, एक फ्रेम आउट करना काम को, जिससे हमारे मैनेजरियल और ऑपरेशनल सारे फंक्शंस हो सके। तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आती है, अक्सर से एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कितने एम्प्लॉयज और कितने सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली एक मैनेजर के अंडर में काम कर सकते हैं, या फिर एक मैनेजर कितने लोगों को अच्छी तरह से कंट्रोल करके उनसे काम कराता है। ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। देखो, ये एग्जाम में ना 1 मार्क से क्वेश्चंस में अक्सर से पूछा जाता है, और ये एग्जामिनेशन में बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन अक्सर से बच्चे इसके बारे में नहीं जानते कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो एक मैनेजर कितने वर्कर्स या कितने सबऑर्डिनेट्स को इजीली कंट्रोल्ड वे में काम करा सकता है, दैट इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि क्या होता है, कि सिस्टमैटिक तरीके से एक फ्रेमवर्क बनाना जिसके थ्रू हमारा ऑपरेशनल और मैनेजरियल वर्क्स इजीली परफॉर्म हो सके। तो अब ये 2 तरह का होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पहला होता है फंक्शनल और दूसरा होता है डिविजनल। सबसे पहले फंक्शनल पढ़ लेते हैं। फंक्शनल का मतलब होता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दे, यानी जिसका जो काम है उसी के अकॉर्डिंग हम उसी डिवाइड कर दे। हम अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, अब उसी के रिगार्डिंग ये काम करेंगे। तो एक हमने जैसे बना दिया, सेल्स डिपार्टमेंट हमारा हो गया जो सेल्स से रिगार्डिंग काम करेगा। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया जो प्रोडक्शन करेगा, सिर्फ उसका काम है प्रोडक्शन करना। एक डिपार्टमेंट हमारा हो गया कि हमने यहाँ पर क्या किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया जो हमारे फाइनेंस के अकॉर्डिंग चेक करेगा। एक और हमने डिपार्टमेंट बना दिया पैकिंग का डिपार्टमेंट, जो हमारा पैकिंग का। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, या फिर कौन सा फंक्शन किसे करना है। अब सेल्स में जो भी पर्सन हायर है वो सिर्फ सेल्स से रिगार्डिंग काम करेंगे। प्रोडक्शन में जो लोग हायर किए गए हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन का काम करेंगे। फाइनेंस में जो काम दिया गया है वो सिर्फ फाइनेंस वाले करेंगे। और पैकिंग का जिन्हें वर्कर्स हमने हायर किया है वो सिर्फ पैकिंग के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे। वो अपने अपने काम जो उनको ड्यूटीज असाइन की गई है ग्रुप में वो सिर्फ करेंगे। ये हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स की क्या क्या एडवांटेज होते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। जब हम फंक्शनल डिवीजन की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जो इसमें स्पेशलाइज है उसी को हम, जैसे हम प्रोडक्शन में सिर्फ उसी पर्सन को रखेंगे जिसको प्रोडक्शन की अच्छी नॉलेज होगी, जो अच्छी तरीके से प्रोडक्शन में कर रहा हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, तो उसकी ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होना जरूरत है। सेल्स के लिए हम उसी पर्सन को हायर करेंगे जो पहले से सेल्स का काम देख रहा हो, या जिसे अच्छी सेल्स की नॉलेज है, जो मार्केट में अच्छी तरह से जा सकता है। सेकेंड हमारा प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट। सेकेंड, अब एक ही पर्सन को एक हमने प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया और उसी के अकॉर्डिंग उसको काम कराना है सारा। अब वो क्या करेगा, अपनी जो भी उसके पास ग्रुप मेंबर्स है उन पे अच्छा कंट्रोल करेगा और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सामंजस्य, कि सेल्स वाला प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वो पैकिंग डिपार्टमेंट में भेजे, पैकिंग पूरी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद वो सेल्स डिपार्टमेंट के पास आगे फॉरवर्ड करें कि हमारा गुड्स बन के तैयार हो गया, आप मार्केट में से सेल्स के लिए निकाल सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही बनानी होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी। आप एक ही डिपार्टमेंट में आप एक ही प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो तो आपकी क्या होगी, मैनेजरियल स्किल बढ़ेगी, क्योंकि आप सबको मैनेज कर रहे हो, आप सारी चीजों को देख रहे हो। साथ ही साथ आपकी ऑपरेशनल इफिशियंसी जो है वो भी इंक्रीज होगी। ये दोनों इंक्रीज कैसे हो जाएगी, क्योंकि आप सारी चीजों को एक साथ ही मैनेज करो। एक ही मैनेजर जो इसके हेड मैनेजर है वही सारी चीजों को देख रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी इफिशियंसी को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। फिर लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, कि एक ही काम को बार बार, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वही चीजें जिसको जो डिपार्टमेंट दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो वो डुप्लीकेशन होने के चांसेस भी बहुत रेयर हो जाएंगे, कि जल्दी से कोई भी काम, जल्दी से लोग वही काम बार बार रिपीट नहीं करें। इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। अब जो मैनेजर के अंडर में जो जो लोग हैं उसे वो क्या कर रहा है, प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। काम तो करा ही रहा है, साथ ही साथ प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, और वो ट्रेनिंग क्योंकि काम के साथ साथ हो रही है तो वो हमारी इफेक्टिव ट्रेनिंग भी होती जाएगी। फिर नेक्स्ट है ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस, कि इसके बाद भी
इसके बाद भी क्या होता है कि जो मैनेजर है वो सारे फंक्शंस पे अपनी अटेंशन रखता है कि जो भी काम हो रहा है, जैसे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये भी ध्यान देगा कि जो हमने पूरा कर दिया है, प्रोडक्ट्स बना के तैयार कर दिया है, वो प्रॉपर पैक्ड हो पाया है। पैकिंग डिपार्टमेंट को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये ध्यान रखना कि जितने हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मार्केट में सेल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर सेल नहीं हो पाए तो हमें थोड़ी देर के लिए प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों पर ये ध्यान देते हैं। तो इसके अलावा ये इसकी तो एडवांटेज है, बट इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा डिसएडवांटेज है ही प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंट टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव टू ऑर्गेनाइजेशन। कि जो इसमें पहला होता है कि हमारा जो फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है वो अपने ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान देता है कि हम जो फंक्शन करने जा रहे हैं, जो हम काम हमें दिया गया बस हमसे उससे मतलब है वो हम टाइमली कंप्लीट करें। ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। जैसे भी मैंने कहा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपना काम करने के लिए सोचेगा। हो सकता है सेल्स नहीं बढ़ रही हो, आपने प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, आपने प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं किया, आपने प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ पाएगा। प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, हमेशा जरूरी नहीं कि सारे मैनेजर्स की एक दूसरे से आपस में बहुत अच्छी बनती ही हो सकता है नहीं बनती है तो वो एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा। और जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारा वर्क अच्छा नहीं हो पाएगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि जो भी हमने एम्प्लॉयज हायर किए हैं, जिस डिपार्टमेंट के लिए हायर किए हैं, मतलब जिस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हायर किए हैं, वो सिर्फ उसी में काम कर सकते हैं, दूसरे किसी में। अगर किसी वजह से प्रोडक्शन वाले पर्सन को हम सेल्स में भेज दें कि सेल्स में पर्सन की कमी हो गई, प्रोडक्शन में भी प्रोडक्शन हमारा खाली पड़ा हुआ, तो हमने दे दिया कि आप थोड़ी देर के लिए सेल्स संभालो, तो वो नहीं कर सकता क्योंकि उसमें उसे सिर्फ किसकी नॉलेज है, उसे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की नॉलेज है, तो वो कभी भी सेल्स का काम ही नहीं कर पाएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसकी। अब सेल्स डिपार्टमेंट चाहता है कि, जैसे एग्जांपल मैं ले रही हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट चाहता है कि हम जो भी गुड्स बेच रहे हैं वो इंटरेस्ट रेट पर, मतलब इंटरेस्ट जो है हम उसे डिस्काउंट देके बेचें जिससे ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो सके। लेकिन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो मना कर रहा है कि नहीं, आप ज्यादा अगर डिस्काउंट दे दोगे तो हमारे पास रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो सब अपने अपने तरीके से सोचने लगते हैं। जिसका सेल्स का क्या काम है कि वो ज्यादा सेल्स करे, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा ना कि रेवेन्यू कंपनी में आ रहा है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो वो इस चीज के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। एक अपने तरीके से चलना चाहता है, दूसरे अपनी तरीके से चलना चाहता है, सबका अपना अपना अलग मोटिव है। डिफिकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल। फिक्स नहीं है कौन आंसरेबल होगा। अब हमने कह दिया कि, जैसे एग्जांपल मैं सीधे सीधे ले रही हूं कि सबसे पहले अगर मार्केट में गुड्स सेल नहीं हो रहा तो हमने कह दिया कि हाँ गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, पुअर क्वालिटी का गुड था इसलिए गुड्स नहीं सेल हो पाया। अब उसके बाद क्या होगा, जब इस बात को पूछा जाएगा प्रोडक्शन मैनेजर से कि क्यों आपने अच्छी क्वालिटी नहीं सेल की, तो वो सीधे दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देगा कि रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है, वो उसने परचेज जिस मैनेजर ने किया वो अच्छा नहीं है। तो हम एक सर्टेनिटी नहीं है कि हम इसी को कह दें कि हाँ आपने गलत किया है और आप ही की वजह से सारी चीजें गलत हो रही है। तो क्लास ये हो गई हमारी फर्स्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।